आदर अभिनंदन आभार नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मिसेज अर्चना सिंह जी हैं। मैं अर्चना सिंह जी का प्रोफाइल पढ़ता हूं। मिसेज अर्चना सिंह जी is an international peak performance strategist, master in personal management and industrial relation, author of the book Let's Meditate, Way to Inner Transformation, represented IMUN is International Model United Nations Online Conference 2020 as a committee member of UN Women Social Activists and a powerful woman building a beautiful society for new generation. वेलकम मैम, आपका स्वागत है टॉक शो में। थैंक यू सो मच। मैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने ये यहाँ तक की जर्नी कैसे स्टार्ट कर आपने स्कूल डेज से यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, आई मस्ट से। अपने लिए तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप अपने यूथ के लिए, दुनिया के लिए कर रहे हैं टू प्रमोट टू नॉलेज। सबसे बहुत पावरफुल होता है पावर, एंड यू आर स्प्रेडिंग दैट कि कितने सारे जगह है दैट कैन बी टेकन एज करियर। आई एम सो सॉरी, इन बिटवीन मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोल देती हूँ। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं पूरा हिंदी में ही बोलूँ। तो ये ऐसा है कि मुझे बचपन से ही लोगों को क्यों ऐसा करते हैं ये जानने में बहुत इंटरेस्ट है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान जो भी करता है उसके पीछे कोई कारण होता है। इसी को तहत देखते हुए मैंने एमकॉम में स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन किया। एचआरएम एचआरडी ऑलवेज मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे। लेकिन उसके बाद जब मैं ये जानना चाहती थी कि बिहेवियरल आउटकम क्यों डिफरेंट होता है, तो उसके लिए पीएचडी का मुझे कोई स्कोप नहीं मिला। मैं एक छोटे शहर से थी, सिलीगुड़ी से, तो बहुत ज्यादा स्कोप यहाँ था नहीं। एंड एज यूजुअल, अगर हम 20 साल पहले जाते हैं तो बाहर जाना इतनी पॉसिबिलिटी नहीं थी जो आज के जनरेशन को अवेलेबल है, और इंटरनेट के माध्यम भी नहीं था। तो मैंने सोचा चलो अपनी जर्नी खुद ही किया जाए। मैंने स्कूल ज्वाइन किया। वहां पे बच्चे वॉज अ सैम्पल फॉर मी, जहां मैं ट्राई कर रही थी कि बिहेवियर आउटकम को कैसे चेंज किया जा सकता है। इन दैट मैंने जो भी पढ़ा था अपने एचआरएम एचआरडी ओबी, जो पर्सनल इंडस्ट्रियल रिलेशन के सब्जेक्ट्स थे, उससे रिलेटेड जो भी चीज मैंने पढ़ा था वो यूज किया। मेडिटेशन का माध्यम यूज किया। बच्चों में आदत कैसे बदली जाए उस चीज के ऊपर काम किया। और जब मेरे बच्चे आउट ऑफ 68, 65, 64, 60, 58 बच्चे अच्छे रिजल्ट लाने लगे, तो मुझे लगा कि हाँ, एक एवरेज बच्चा अगर 90, 95 लेके आ रहा है, 98 लेके आ रहा है, 99 लेके आ रहा है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज में देने की जरूरत है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, जो हमारी बिलीफ सिस्टम होती है, हम उसी को लेके चलते हैं। और ये अगर हम बदल दें तो हम जिंदगी अपनी भी और औरों की भी बदल सकते हैं। तो इसके तहत काम करते हुए आई हैव टर्न टू इंटरनेशनल पीक परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिस्ट, वेयर आई गिव स्ट्रेटेजी, फिलॉसफी एंड एक्सपीरियंस कि कैसे आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जी सकते हैं। आप कैसे पीक पे रह सकते हैं, एनर्जाइज्ड, फोकस्ड, और पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लूं, ऐसा जज्बा किस तरीके से आप अपने आप में ला सकते हैं, ये मैं लोगों तक पहुंचाती हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। तो जो आज के युवा हैं, और मुझे लगता है कि जो आप ये कर रहे हो बहुत लोगों को नहीं पता, जैसे कोच कह लो, ट्रेनर कर लो, ये सब बहुत लोगों को नहीं पता कि इसमें भी करियर हम बना सकते हैं। तो आप इसके बारे में विस्तार में बताएं कि कैसे युवा इसमें अपना करियर बना सकते हैं, क्या इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और कैसे अपने आप को इसमें करियर बना के अपना जीविका चला सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको कोचिंग कराते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं आपके बजट के हिसाब से। लेकिन मुझे जो लगता है, सर्टिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से ज्यादा आपका पैशन और आप में वो नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है। आज के डेट पे कोचिंग के बिजनेस में एक गर्लफ्रेंड पैचअप कराना कोचिंग भी होती है, एक पीक परफॉर्मेंस
भी कोचिंग होती है, एक होता है कैसे खुश रहना होता है, एक स्पिरिचुअल कोच भी होता है, मार्केटिंग कोच भी होता है। जिस भी फील्ड में आप अपना पैशन जानिए, जिस भी फील्ड में आप हैं और आपका पैशन है और आपने अगर अपने में बदला है कुछ, औरों में बदला है कुछ, तो आप उस चीज को कोचिंग कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा अच्छा होता है अगर आपके पास गाइडेंस हो, क्योंकि नॉलेज बहुत पावरफुल चीज है। अगर आपके पास नॉलेज है प्लस पैशन है और आप में ऐसी कोई क्वालिटी है जिसके लिए लोग पे करने को तैयार हैं, चाहे वो हैप्पीनेस कोच हो, चाहे स्पिरिचुअल कोच हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे पतला ही करना हो। पतला ही करने के लिए एक फिटनेस ट्रेनर भी आता है, एक कोच भी आता है, क्योंकि दवाई, मेडिसिन, कोई भी स्ट्रेटेजी तब तक काम नहीं आती जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होता है। आपका जब तक वाई क्लियर नहीं होता कि मुझे ये क्यों करना है। आप जिम में जाते हैं, पैसा देते हैं, साल भर का दे देते हैं और उसके बाद फिर नहीं करते हैं। आप एक दिन डिसाइड करते हैं कल से हम सुबह उठेंगे और रोज एक्सरसाइज करेंगे। वो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होता है या शायद वो भी नहीं होता है। हम किसी दिन डिसाइड करते हैं कि हम रोज रात में लिखेंगे कि हमें क्या करना है, और 2 दिन, 3 दिन शायद करते भी हैं, या महीना 2 महीना, और फिर बैक टू नॉर्मल हम जहां हैं वहीं रह जाते हैं। तो इस चीज से बदलने के लिए सिर्फ ये नॉलेज होना कि ऐसे होता है काफी नहीं है। उसके लिए एक माइंडसेट चाहिए, वो माइंडसेट क्रिएट करना है। तो अगर आपने कभी कोई भी ऐसा चीज किया है जो आपका जीवन बदल दिया है, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके जीवन आप बदल सकते हैं। तो अपनी ऐसी पहचान, अपनी ऐसी क्वालिटी, चाहे गांव में खेती करने का कोई ऐसा तरीका जो लोगों को नहीं पता है, आप उसी की कोचिंग कीजिए। एक चीज पकड़िए, वो आपकी निच होगी, कोई भी एक चीज, और उसमें इतनी महारत हासिल कर लीजिए कि आपका बताया हुआ इंफॉर्मेशन लोगों को काम आए। ऐसे आप किसी भी टॉपिक पे कोचिंग कर सकते हैं। इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग, कोई इनबाउंड नहीं है। अभी फॉरेन में एक लेडी है, वार्डरोब कोचिंग करती है। वार्डरोब कोचिंग मतलब कि कपड़े को कैसे अपने अलमीरा में सजा के रखा जाए, ओ। जिससे कि आपका हफ्ता एकदम सुधरावा रहे। दूसरा, कलर कॉम्बिनेशन, जिसको खोलकर देखकर आपको अच्छा लगे, और वो महीने का 1 लाख 2 लाख रुपया कमा रही है। हाँ, अभी इंडिया में ये मार्केट आने में बहुत टाइम है, लेकिन यहाँ तक कोचिंग बिजनेस चली गई है। तो व्हेन वी से कोच, मतलब कि हम लोगों को गाइड करते हैं, हम उन्हें बताते नहीं है ऐसा करो वैसा करो, हम उनको इस तरीके से बना देते हैं कि वो खुद ब खुद अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। तो मैडम इसमें कोई ये है क्या, इसमें क्वालिफिकेशन कोई मायने रखता है कि क्या डिग्री होगा फिर आप कर सकते हैं ऐसा ट्रेनिंग, या फिर नहीं कोई भी कर सकता है? क्वालिफिकेशन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल, नेशनल, जिससे कि आप इसकी एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये नॉलेज बेस्ड है और आपको चीजें बदलनी है, लोगों में ऐसा लेके आना है कि वो टप्स एंड टॉर्जी हो जाए, उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाए। तो इसके लिए जब तक आप में वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, इट विल नॉट मैटर। इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, हमारे यहाँ दीपक चोपड़ा जी हैं, हमारे यहाँ टोनी रॉबिन्स जी हैं, जिम रॉन थे, विवेक बिंद्रा जी बिजनेस कोच हैं। तो ये सब कोच हैं और इन्होंने कोई कोचिंग पहले नहीं की थी। इनके पास नॉलेज था, इन्होंने दुनिया बदली, और उसके बाद जाके ऐसा एक चीज आया कि ऐसा कुछ हो सकता है, और फिर बहुत सारी इंडस्ट्री खुली। क्योंकि आपके पास पैशन है, सिर्फ पैशन होने से भी नहीं होता, उसका एक तरीका होना होता है कि आप किस तरीके से लोगों को पहुंचाइएगा, किस तरीके से आप लोगों से डील कीजिएगा, किस तरीके से आप अपने नॉलेज दे सकते हैं और यूजफुली लोगों से ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व। तो इसके लिए अगर इनिशियली आपको कुछ भी नहीं पता है, तो हाँ, आपको कोचिंग करनी चाहिए। तो जैसे मान लो कि मैं अगर सिंपल बात करूं, जो हमारे युवा हैं, मान लो सिंपल एकेडमिक क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए बीकॉम बीएससी, अब वो चाहते हैं कि मैं इसमें अपना जो है करियर बनाऊं, तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे कोचिंग ठीक है, लेकिन कहाँ कैसे? अगर वो गूगल में सर्च करेंगे, बहुत सारे, जस्ट वो डाले कोचिंग इंडस्ट्री, सिर्फ इतना ही डालना है और लिस्ट आ जाएंगे। अब वो जिस लोकेशन पे है, जैसे मैं एक या दो नाम बोलूं, तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट नहीं करना चाहती। अगर मैं किसी नाम लेती हूँ तो जो बच्चे हमारे सुनेंगे उन्हें लगेगा कि यही कोचिंग है। नहीं, क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो। आज हमारे पास गूगल का माध्यम है, गूगल खोलिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। आपका बजट कितना है, आप कहाँ बेस्ड है,
आप नेशनल लेवल पे करना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहते हैं, ये सब चीज को देखते हुए आप हिंदी में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, आप एनएलपी करना चाहते हैं, एनएससी करना चाहते हैं, कि जस्ट अ कोचिंग इंस्टीट्यूट बिजनेस करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके सब कुछ भी ढूंढने से पहले अपना पैशन जानिए कि आपको क्या करना है। उसके बाद फिर आप गूगल सर्च कीजिए, आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम आ जाएंगे तो और फिर आप कर सकते हैं। इसका कोई स्टैंडर्ड कुरिकुलम होता है, जैसे मान लो 1 साल का, 2 साल का, ऐसा कुछ होता है इसमें? जी, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन का प्रोग्राम्स है। ओके। तो जैसे मान ले एक हमने सर्टिफिकेशन कर लिया साल 2 साल का, फिर हमें जी, कैंपस मिल जाता है या हमें खुद करना होता है, खुद जॉब ढूंढना होता फिर खुद करना होता है, आपको खुद की जर्नी है ये आपकी फिर। है? ओके, जैसे मान लो जो ऑलरेडी आप इंडस्ट्री में हो तो उससे कांटेक्ट करके और फिर हम एज ए ट्रेनी या स्टार्ट कर सकते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। या मेरे जैसे लोग जो खुद कर रहे हैं, हमें भी असिस्टेंट जरूरत होती है, तो अगर कोई बहुत अच्छा किया हुआ रहता है तो हम एज एन असिस्टेंट रख लेते हैं और फिर जो है वो आगे अपना जर्नी कर सकता है। ओह सुपर। तो जैसे आपने तो इंडिया में भी किया है और यूएन में जाके आपने मतलब बहुत ही बड़ी इंडिया का गौरव किया है, तो कैसे मतलब यहाँ से वहाँ का जर्नी कोई जाना चाहे तो कैसे जाएगा, क्या उसको चाहिए? आई वाज तो ऑलवेज लकी इन अ सेंस, मैं बहुत ज्यादा टेंशन तो कोई चीज की लेती नहीं हूँ। तो मेरा ये होता है कि काम डिलीवर करना है, तो कहीं से भी मुझे ऑप्शन मिलता है तो आई डू इट। ओके। और मेरा मिशन है कि आई हैव टू टच 1 मिलियन स्टूडेंट्स, यूथ बाय 2022। तो जहां भी मुझे मौका मिलता है आई डू इट। मॉर्निंग सर है यहाँ पे इंडिया में जो MUIN में करवाते हैं, उनके साथ मैंने टच किया और उसके बाद मैंने एक प्लेटफॉर्म पे गई और वहां पे जो है हमने ज्वाइन किया। उस वक्त ये मुद्दा था कि कोविड में जो है वो लोगों को घर पे जो है बहुत परेशानियां हो रही है, हस्बैंड वाइफ है या फैमिली मेंबर्स है, काफी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उसमें रेजोल्यूशन पास होना था। तो रेजोल्यूशन पास होना था तो ना एवरीबडी हैज गिवन द ओपिनियन कि हमें औरतों को बचाना चाहिए, हमें डायल कॉल रखना चाहिए, जल्दी से जल्दी उन तक सब कुछ पहुंच जाए, वो इंफॉर्मेशन जाना चाहिए। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा से थोड़ा अलग सोचती थी, तो मैंने कहा अगर कोई मारने पे उतारू है तो वो खुद विक्टिम है सबसे पहले तो। कोई खुश रहेगा तो वो किसी को मारने नहीं जाएगा, जो खुश रहेगा वो किसी से लड़ने नहीं जाएगा, वो किसी को परेशान नहीं करेगा। तो हम यहाँ औरतों को विक्टिम देख रहे हैं कि जेंट्स उस पर अत्याचार कर रहे हैं या फिर फ्यू मेल्स हु बीइंग विक्टिमाइज्ड बाय वुमेन, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो इंसान ये कर रहा है वो खुद अपने मानसिक का विक्टिम है। किसे अच्छा लगेगा किसी को मारना, किसे अच्छा लगेगा किसी को गाली देना, किसी को अच्छा लगेगा कि किसी को घर में इतना परेशान करना। वो खुद परेशान है तभी तो परेशान कर रहे हैं, अगर वो खुश है तो वो नहीं करेगा। और तब ये चीज पास हुई वहां से कि हाँ, विक्टिम के ऊपर भी काम करना है, विक्टिम को भी देखना है, वहां बदलना है, क्योंकि जब तक हम जड़ से नहीं बदलेंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। बचा तो आप लेंगे, दूर जाना छोड़ देना, क्या ऐसे लोगों को छोड़ देना सही है? सुपर। मानसिक रूप से। नहीं, बहुत ही सही कहा आपने, मतलब ये चीजें कि जो अटैक कर रहा है, कुछ कर रहा है, उस ऑब्वियसली वो माइंडली कहीं ना कहीं माइंडसेट उसका कमजोर है, थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं दिक्कत है उसे, तो उसको चेंज करना बहुत बड़ी बात है। बट तो जैसे कि मान लो आप इस तरह का क्या इंडिया में भी कोई ऐसा है कमिटी जहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं इस टाइप का? रिलेटेड टू लाइक? जैसे आपने यूएन में जाके इस मुद्दे को उठाया, तो हमारे भारत में कहीं है जहाँ पे हम इस तरह का डिस्कशन करते हैं और इस सामाजिक मुद्दों को उठा के उसका सॉल्यूशन निकालें? वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन यूथ को मैं बोलूंगी MUIN बोल के एक होता है, मॉनिटर्स को होल्ड करते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बच्चे से बहुत नॉमिनल फी ली जाती है और फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, इंटरनेशनल लेवल पे होता है, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के लोग होते हैं और वहां पे आप अपना बात रखिए, आप लोगों से डिस्कस करिए, आपको बहुत नॉलेज गेन होगी और आप खुद भी सीखेंगे। और नेशनली भी हमारे अगर आप जाएं, आज के डेट पे हर मिनिस्ट्री यूथ से, जनरल पब्लिक से राय मशवरा मांग रही है। हम नहीं लेते हैं, हम नहीं देखते हैं और फिर हम कहते हैं कि समाज गलत है, गवर्नमेंट गलत है। आज NEP के लिए ही कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसके लिए गवर्नमेंट मांग रही है, करेक्ट, करेक्ट। कितने लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। आज इंटरनेशनली हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होने के कारण आपका आवाज हर कहीं सुना जा रहा है।
बिल्कुल। आप अपनी आवाज कहाँ उठा रहे हैं? अब वो टाइम नहीं रहा जहां हम घर बैठ के सोचते हैं कि काश हम ये बता पाते। आप पीएमओ को लेटर लिखिए, तुरंत आपको जवाब आती है। ये फैसिलिटी हमें मिला है। आप ट्विटर में आपकी कोई मुद्दे वाली चीज है, सीरियसनेस वाली चीज है, आप जिनसे चाहे उनको टैग कीजिए और आप बात कीजिए। ऐसा नहीं, हमारे पास बहुत चीजें अब आ गई है, फैसिलिटी आ गई है कि आप अपनी आवाज रखना चाहें। लेकिन द थिंग इज दैट लोग अपने मेटेरियलिस्टिक दुनिया से नहीं निकलना चाहते हैं। वो जहां है, जितना है, जिसमें है, उसी में खुश रहना चाहते हैं। वो उनकी खुशी का मायना ये हो गया कि अपने को जो भी चीज कर रहे हैं उससे अवॉइड करना, पार्टी करना, घूमना फिरना, चीजों से भागना। जब तक आप भागेंगे तब तक आप सुधार नहीं पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं चीजों से भागकर चीजें ठीक हो जाएगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। समाज सुधारना है तो हमारे हमें ही करना है, हम किसी को नहीं बोलेंगे। हम नहीं कहेंगे कि आप कीजिए, आप कीजिए, गवर्नमेंट ने क्या किया, हमने क्या किया। जब हर एक इंसान अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो समाज अपने आप सुधर जाएगा। समाज कौन है? हम और आप ही तो हैं। बिल्कुल। जो आपने ये तो हो गया, चलो कोच के फील्ड में लोग अपना करियर बना सकते हैं। आपने एक बुक भी लिखा है, तो जी। उसका ज़िक्र हुआ, तो अगर कोई जैसे जिसे लिखने का शौक हो, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? उसमें कैसे बुक के लाइन में कैसे अपना करियर बना सकते हैं? अब तो बहुत इजी हो गया है। एक टाइम था जब आप बुक लिखते, कैसे छपाना है, कौन प्रिंटिंग करेगा, कौन क्या करेगा। बहुत सबसे इजी वे जो हमारा यूथ कर सकता है, सबसे इजी, आप एक बुक लिखिए, उसको अमेजन ई किंडल पे अपलोड कर दीजिए। 1 रुपया आपका कहीं नहीं लगना है। आप उसे अपलोड कीजिए और वो वहां पे आ जाएगा। इससे इजी क्या होगा? अगर आप हार्ड कॉपी बनाना चाहते हैं, वो भी अमेज़न कर देगा। आप अमेज़न तक नहीं जाना चाहते, तो बहुत सारे ऐसे पब्लिशर्स हैं नोएडा में, दिल्ली में, जो आपके बुक को छापेंगे। दे विल चार्ज समथिंग अ सर्टेन परसेंट, और उसके बाद बाकी जो बिकेगा करेगा वो आपको मिल जाएगा। बट मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनको पैशन है, जिनको नॉलेज है, जिनके पास पैसा नहीं है। आपके पास ई किंडल का माध्यम है। ई किंडल से जब आपकी बुक चल जाए, आपको उसकी प्रमोशन करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर इंसान जानेगा नहीं तो आपका लेगा नहीं। एसईओ करवाइए या फिर सोशल मीडिया पे ऐड कीजिए, लोगों को बताइए, और उसके बाद आपका जब चल निकले तब आप उसकी हार्ड कॉपी कर दीजिए। बट द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू इट, यू कैन राइट इट डाउन और आप उसको अमेजन पे ई किंडल पे अपलोड कर दीजिए। 1 रुपया आपका कहीं खर्चा नहीं होना, किसी को 1 रुपया नहीं देना। तो इसमें जैसे कुछ लोग लिखते हैं शौकिया तौर पे, कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, तो उनको इसमें क्या-क्या पैरामीटर्स पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो एक अच्छा बुक लिख सकें? अगर कोई इंसान लिखना चाहता है तो उसके पास कुछ चीजें तो है। वो कुछ ऐसी चीजें वो डिलीवर करना चाहता है लोगों को, जिससे समाज में या फिर जो भी उनकी चाहे नोवेल हो या फिर फेरी टेल हो, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो समाज में इमेजिनेशन बढ़ाता है। तो अगर उनके पास कुछ भी है तो उस फील्ड में उन्हें पढ़ना बहुत चाहिए। क्योंकि कितने बार क्या चीज होता है, हमें बड़ी कन्विक्शन के साथ लगता है कि ये बहुत नया चीज है और वो मार्केट में भरा पड़ा है। हाँ। तो आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप अपने अंदर डालेंगे, उतना अच्छा बाहर जाएगा। फिर पहले से ही डिसाइड करके रखें कि आपको कितने चैप्टर्स लिखने हैं। उसके अगर आप क्वेश्चन पैटर्न बना ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बना लेते तो आपको पता है एग्जैक्टली आपको डिलीवर क्या करना है। और मेरा ये मानना है, आप कोई भी काम कीजिए, कोई भी काम, आपको अपना आउटपुट पता होना चाहिए। आपको क्या डिलीवर करना है। जब आप में ये क्लैरिटी होती है कि आप में क्या डिलीवर करना है, तो लिखने के फ्लेयर में एक होता है कि हम लोग फ्लो में चले जाते हैं। तो आप वो फ्लो में नहीं जाएंगे, आप रुकेंगे जहां जहां रुकना होता है। तो एक क्वेश्चन फ्रेम आउट कर लीजिए, खूब सारी रीडिंग कीजिए, नो योर आउटपुट कि आपको एग्जैक्टली देना क्या है। जब आपको ये पता होगा कि एग्जैक्टली आपको देना क्या है, तो आप यहाँ वहां भ्रमित नहीं होंगे। क्योंकि एक राइटर के अंदर इतना कुछ अंदर होता है, लेकिन एक ही बुक में आप सब कुछ नहीं दे सकते। वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और लोगों को भी। तो पहले से ही एक बना लीजिए कितना चैप्टर होगा, उस चैप्टर में आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं, एक चैप्टर का आउटकम क्या होगा, पूरा बुक का आउटकम क्या होगा, बाकी राइटर्स ने क्या लिखे हैं उनको भी पढ़िए। क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना बेहतर राइटिंग आप करिए। जो हमारे समाज है, आज के समाज की आप बात करो अगर, तो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। मतलब सक्सेसफुल लोग हैं वो भी, मैं ये नहीं कहता कि जिनके पास पैसों की कमी है, एजुकेटेड नहीं है, उनकी। अभी एग्जांपल आपने देखा होगा, रिसेंटली एक बहुत बड़े एक्टर थे,
तो ये क्यों हो रहा है? मतलब इसमें आप क्या कहोगे कि लोग बस फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है, जैसे मान लो जॉब ढूंढ रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, जुगाड़ पे लोग जॉब कर लेते हैं, टैलेंटेड लोग बैठे रह जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए? ये प्रायोरिटी है। सिचुएशन, फैक्ट कभी आपको परेशान नहीं करती। परेशान करती है आपकी अपनी सोच। आपके पास नौकरी नहीं है, ये आपको परेशान नहीं करती। परेशान करती है मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे घर वाले खाएंगे कैसे, मेरा कल कैसा चलेगा। जब आप ये सोचने लगते हैं तब परेशानी आती है। और ऐसा सोचना क्या सही है? आपके पास क्या नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपको क्या सोचना चाहिए कि मुझे नौकरी कहाँ से मिलेगा। फिर आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या करूं। फिर आपको उस करने में उतर जाना चाहिए, और जब आप करने में उतर जाएंगे तो आपके पास सोचने का समय नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिचुएशन क्या, प्रॉब्लम ये कि आप क्या सोचते हैं। कोई भी चीज हो जाए, बड़ी से बड़ी चीज, हम किसी को खो देते हैं अपने लाइफ में, तो वो खो दिया एक इंसिडेंट है। अब क्या होगा, उस इंसान की यादें, उस इंसान के बारे में सोचना, वो सोच दुखी करती है। वो मेरे लिए ऐसा करता था, वो ये था, वो ये, मतलब एवरी थॉट जो आप सोचते हैं, एक एक सोच आपकी इमोशन क्रिएट करते हैं। और एक एक इमोशन बायोकेमिकल चेंज लाते हैं आपके बॉडी में। एक एक इमोशन न्यूरॉन क्रिएट करते हैं। तो थॉट इतना पावरफुल है। तो हमें सबसे पहले अपने थॉट को मैनेज करना है। अगर हम कहते हैं कोई दुखी है, तो दुखी का क्या मतलब है? दुखी का मतलब है उसने कुछ ऐसा सोचा जो उसे अच्छा नहीं लगा, और अच्छा नहीं लगा तो बोल के उसके बॉडी केमिकल्स कुछ चेंज हुए, न्यूरॉन्स कुछ चेंज हुए, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। बिकॉज हम लोग को देखते ही पता चल जाता है ये बंदा खुश है कि नहीं है। अगर उसकी सांसें धीमी है, उसका सर झुका हुआ है, उसकी आंखें झुकी है, उसका शोल्डर पुल्ड इन है, तो हमें देख के पता चल जाता है कि वो इंसान दुखी है। एक दुखी को हम पहचान लेते हैं, एक सुखी को हम पहचान लेते हैं। चार्ट सब यहाँ से होता है। तो काम यहाँ करना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उसके लिए काम कीजिए ना। अगर आप उसके लिए काम करेंगे तो आप उसमें बिजी हो जाएंगे, तो आपके पास सोचने का समय ही नहीं है। सोचने का समय नहीं है तो इमोशन क्रिएट नहीं होंगे, इमोशन क्रिएट ही नहीं होंगे तो इमोशन ही तो है। दुखी सुखी जो भी आप करते हो सब इमोशन ही तो है। एंड दैट कम्स आउट थ्रू थॉट। तो थॉट मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। मैं इस पे काम भी कर रही हूँ बहुत। ओके। तो जो लोग हैं, मतलब जिस सिर्फ यही नहीं कि दुखी हैं, बहुत लोग सुखी हैं फिर भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है या शॉर्टकट के चक्कर में, तो उनको क्या, उनका भी थॉट प्रोसेस पे ही काम करना चाहिए या उनको कैसे हैंडल होना चाहिए? थॉट प्रोसेस, ऑल इज थॉट प्रोसेस। जैसे आप सोचते हैं वैसा आपको होता है। फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब है? हर एक इमोशन का मतलब है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? दो ही कारण हो सकता है। या तो आप जिसको बोल रहे हैं काम करने को वो उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो आपके तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये दो चीज है, और कोई तीसरा चीज नहीं है। आपको अपने बेटे पे गुस्सा कब आएगा? वो नहीं पढ़ रहा है, या वो खेल रहा है, या कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है। तो आप बताइए ना कि ऐसा नहीं करो। हर कोई अगर अपने गुस्से को एनालाइज करे तो कोई ट्रिगर है, वो ट्रिगर को जाने। और ये ट्रिगर होते होते एक पैटर्न बन जाती है। जब आप गुस्सा करते रहते हैं तो एक इंसान का इमेज आपके सामने बन जाता है, उसको देख के गुस्सा आता है। बहुत लोग होते हैं, इस इंसान को तो मैं देख ही नहीं सकता, क्योंकि आपने एक पैटर्न बना लिया है। तो एक ही इमोशन बार बार आने से वो पैटर्न बन जाता है। तो कुछ हो चाहे ना हो वो अपने आप हो जाता है। बहुत लोग बोलेंगे मैं तो कुछ सोचता नहीं, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। भाई जो तुम 3-4 साल दुखी रहे हो तो तुम्हारे शरीर का पैटर्न बन गया है, वो बार बार उसी पैटर्न पे चला जाता है। क्योंकि हमारा शरीर, हमारा दिमाग वही चीज करना चाहता है जो चीज ऑलरेडी हो रखा है। क्योंकि जो चीज हो रखा है आपको पता है उसका रिजल्ट कैसा होगा। कंफर्ट जोन कह सकते हैं। कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं। तो जैसे अपने इंडिया में कितना स्कोप है, जो हम बात करें अगर कि कोच का या ट्रेनर का, तो कितना स्कोप है मार्केट में, मतलब अभी है? विद इन 5 years हम्म। बहुत फ्लोरिश करने वाला है ये। क्योंकि इंटरनेशनली तो ये बहुत काम हो ही रहा है इस पे। और सबसे जो मुझे खटकती है चीजें, सब भारत का, सब हमारे धर्म का, सब हमारे प्राचीन संस्कृतियों का बिजनेस कर रहे हैं बाहर वाले, और हमारे इंडिया में बेच रहे हैं।
मैंने भी किया है बाहर से, कुछ लोगों के साथ काम भी किया है, कुछ लोगों की कोचिंग भी ली है देखने के लिए कि क्या कराते हैं। तो देखा वही जो हमारे संस्कृति सिखाता है, ये अफर्मेशन। आज का जो बहुत टीनेजर्स जानते हैं अफर्मेशन क्या होता है, बहुत लोगों में है, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। यूं ही बोलने से मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, खुश नहीं हो जाओगे। एक्चुअली ये कहाँ से आया, ये हमारे मंत्र से आया। हम लोग से कहा गया था कि आप किसी मंत्र को पढ़ो और वो मंत्र सिद्धि हो जाती है। हम्म। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज रिपीटेडली कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको सही मान लेता है। जब आपका सही सबकॉन्शियस माइंड उसको सही मान लेता है, तो ब्रह्मांड आपको उस चीज को देने में मदद करता है। अब इसको अंग्रेज बेच रहे हैं अफर्मेशन के नाम से, हम मंत्र के नाम से बोलते थे। और आज की जनरेशन को अगर हम कहें कि तुम मंत्र करो, तो वो कहेंगे कि रहने दीजिए, ये तो दादी भी सिखा देगी। लेकिन यही चीज वो वहां से सिखाते हैं अफर्मेशन बोल के, तो लोग फॉलो कर रहे हैं, कर रहे हैं। और मैं कह दूं, अफर्मेशन तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो आपके नर्वस सिस्टम में नहीं जाते। अगर सिर्फ कहने से कुछ हो जाता, तो फिर वो बहुत कहना पड़ेगा। जैसे हमारे ऋषि मुनि एक ही जाप लेके बैठ जाते थे और पूरी जिंदगी बिता देते थे, उस लेवल का अफर्मेशन होना पड़ेगा। तो अफर्मेशन अलोन इज नॉट गोइंग टू हेल्प इट। वो आपको अपने नर्वस सिस्टम में पूरा लाना पड़ेगा, फेथ होना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम होनी पड़ेगी, तब जाके उसका रिजल्ट आएगा। तो हर चीज जो गूगल में दी रहती है, जो खास करके मैं अपने यंगस्टर्स को बता रही हूँ, वो भारत के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे डिप्रेशन बहुत है, वहां पे मानसिक रोग बहुत है, हमारे यहाँ कम है क्योंकि हमारे यहाँ जीने का तरीका अलग है। और इसीलिए कोविड भी हमारे यहाँ इतना असर नहीं कर पाया क्योंकि हमारा रहन खान पीन सब अलग है। और गूगल में ज्यादातर चीजें जो है वो फॉरेन से है, तो वो फॉरेन लोगों पे अप्लाई होता है। तो उनका पढ़कर उनका सुन के एकदम से फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारा जो जड़ है उसमें जाइए, उसमें बहुत ज्ञान है और वही फॉरेनर्स यूज कर रहे हैं। नाम चेंज करके यूज कर रहे हैं और हमें ही बेच रहे हैं। या अर्चना जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप बहुत सारे जानकारियां दे रही हैं, लेकिन समय की पाबंदी है क्योंकि हमें इसलिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में जुड़े और हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। धन्यवाद। थैंक यू।